हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखे हुए कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से और स्पीच का मतलब होता है एक सेंटेंस। अब सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स रहते हैं जिनको मिलकर एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब उन वर्ड्स को हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई ना कोई नाम से पुकारते हैं, उनका नाम होता है और उस सेंटेंस के अंदर उनका एक फंक्शन रहता है, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब उन वर्ड्स को किन किन नामों से पुकारते हैं, ठीक है। उनमें से कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई वर्ब, कोई एडवर्ब, कोई कंजंक्शन, कोई प्रीपोजिशन या फिर कोई इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनसे मिलकर ही एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। हम सेंटेंस को, इंग्लिश को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं जानेंगे, ठीक। वैसे तो हम स्कूल लेवल से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच करते आए हैं, समझते हैं, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं कोई न कोई कंफ्यूजन रह जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप इस क्लास को देखिए। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक जो बेसिक जो है इनके बारे में आपको बताऊं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। अब देखिए, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको समझेंगे, ठीक है। और इनका सेंटेंस के अंदर क्या क्या फंक्शन रहता है वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाउन देखेंगे, उसके बाद में प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इनको एक एक करके हम समझते हैं। तो मैं इनको मिटा के फिर हम एक एक करके इनको देखेंगे। अब जैसे कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स। नाउन का मतलब होता है नाम, ठीक है। जो भी नाम है वो नाउन है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे जंतु हैं, प्राणी हैं, चीजें हैं। वो चाहे कोई दृश्य हो, कोई अदृश्य है, किसी को हम छू सकते हैं, किसी को नहीं छू सकते। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं जिनका नाम है वो सारी नाउन है। अब इसमें ये भी देखेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं और नाउन को हम कैसे पहचानते हैं। अब देखिए, नाउन के अंदर क्या होता है कि नाउन किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ नाम लिखता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा राम, मोहन, ठीक है। अब ये तो हो गए नाम। क्योंकि ये किसी का नाम है इंडिविजुअल का, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। ये किसी या तो इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम है, इंडिविजुअल जगह का नाम है, इंडिविजुअल किसी चीज का नाम है, तो ये क्या हो गए? प्रॉपर नाम हो गए किसी इंडिविजुअल के। इन दोनों के लिए अगर मैं यहाँ पे बॉय लिख देता हूं, ठीक है, और ये क्या है? ये गर्ल है। और ये दोनों है सिटी। और ये दोनों क्या है? ये बुक का नाम है। ये दोनों बुक के नेम है, ठीक है। तो राम और मोहन के लिए एक कॉमन शब्द मैं यूज कर सकता हूँ, कॉमन नाम यूज कर सकता हूँ बॉय, ठीक है। सीता के लिए कॉमन नाम मैं यूज कर सकता हूँ गर्ल। गीता के लिए भी गर्ल यूज कर सकता हूँ। ये जयपुर जो प्रॉपर नाम है, इस प्रॉपर नाम की जगह सिटी जो है, इन दोनों के लिए कॉमन नाम यूज कर सकता हूँ सिटी, क्योंकि दिल्ली भी सिटी है, जयपुर भी सिटी है। वैसे ही इस बुक के लिए मैं कॉमन नाम यूज कर सकता हूँ बुक, ठीक है। तो ये जो बॉय है, ये इन दोनों के लिए कॉमन हो गया। ये गर्ल है, ये दोनों लड़कियों के लिए कॉमन हो गई। ये दोनों शहरों के लिए सिटी कॉमन हो गया, और ये दोनों के लिए बुक कॉमन हो गया। ये कॉमन हो गया, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। तो ये कॉमन हो गया और ये प्रॉपर नाउन हो गया। ये तो हो गई प्रॉपर और कॉमन नाउन की बात। अब इसके अलावा क्या है? कलेक्टिव नाउन भी होता है। क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। आपने सुना होगा कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। अब ये कलेक्टिव जो शब्द है, ये कलेक्ट से बना है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, ठीक है। जब कोई चीजें, कोई इंडिविजुअल को इकट्ठा करके उसको एक नाम देंगे, वो कलेक्टिव नाउन होगा। चाहे वो व्यक्ति हो, उनको इकट्ठा करके हम किसी उस ग्रुप को नाम देंगे, वो कलेक्टिव नाउन होगा। वो चीजों, कोई पर्टिकुलर चीज है, उनको इकट्ठा करके हम उनको नाम देंगे, तो वो एक कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक। जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, उससे आप समझना। मैंने लिखा आर्मी, मैंने लिखा क्लास, फैमिली, ठीक है। ये जो है, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी न किसी समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आर्मी है, ये बहुत सारे सोल्जर्स यानी कि सैनिकों को इकट्ठा करके उस ग्रुप को क्या नाम दिया गया? आर्मी। क्लास मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उस ग्रुप का नाम है क्लास, ठीक है। कोई पर्टिकुलर क्लास है, जैसे 9th क्लास होगी, 10th क्लास होगी, वैसे। टीम, बहुत सारे प्लेयर्स, खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और उसको नाम दिया टीम। तो कलेक्ट करके कलेक्टिव नाम क्या हो गया? टीम हो गया।
अब जूरी क्या है कि बहुत सारी जजों को इकट्ठा करके उस जो ग्रुप है जजों का, उसको हम जूरी बोल देते हैं। फैमिली मतलब एक घर के अंदर बहुत सारे सदस्य हैं, उनको इकट्ठा करके उनको हम फैमिली बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। ये सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल को कलेक्ट करके फिर उसको एक नाम दिया गया है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कलेक्टिव नाउन। अब इसके अलावा होता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इनविजिबल। इनविजिबल मतलब अदृश्य, अदृश्य। अब अदृश्य बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो दिखती नहीं है। ठीक है, जैसे कोई क्वालिटी होगी किसी व्यक्ति की, वो हमें दिखेगी नहीं। जैसे मैंने बोला कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी हम छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते। ठीक है, उसको गिन भी नहीं सकते। ठीक है, उसी तरीके से हम लव हो गया, हेट हो गया, ब्रेवरी हो गया, करेज हो गया, है ना, ट्रूथ हो गया, तो हम इन चीजों को देख नहीं सकते। तो ये अदृश्य चीजें हैं जिनका नाम है। ठीक है, अदृश्य चीजें हैं, ये फीलिंग हो गई, कोई कंडीशन हो गई, ठीक है, कोई क्वालिटी हो गई, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये अदृश्य है, हम इनको देख नहीं सकते हैं। तो उनका भी एक नाम होता है, और नाम है इसलिए नाउन है। ठीक है, तो वो कौन से नाउन हो जाएंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। जैसे ऑनेस्टी हो गया, उसको हम नहीं देख सकते, इनविजिबल है। जैसे लव हो गया, करेज हो गया, जैसे चाइल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड। ठीक है, ये अवस्था है, इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इनका नाम है। ठीक है, इन सब का क्या है, नाम है। जैसे प्राइड हो गया, हम इसको नहीं देख सकते, प्राइड मतलब गर्व, इसका हम नहीं, इन सब चीजों को हम देख नहीं सकते, लेकिन इनका भी नाम होता है। अगर नाम है तो ये सारी की सारी नाउन है। ठीक है, तो हमें सेंटेंस के अंदर अगर इस टाइप का कोई शब्द आ जाए, इस टाइप का कोई वर्ड आ जाए, तो वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, वो नाउन होगा। हमें घबराना नहीं है। जैसे लव आ गया, तो ये भी किसी का नाम है, ये किसी फीलिंग का नाम है। ठीक है, ब्रेवरी है, ये क्वालिटी होती है, उसका नाम है तो नाम ही, तो इसलिए ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। ठीक है, अब कुछ मटीरियल्स होते हैं, जैसे मटीरियल नाउन, आपने सुना होगा मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन क्या होता है, जितने भी मटीरियल होते हैं उनको मटीरियल नाउन बोल दो। जैसे गोल्ड हो गया, ये भी एक मटेरियल है। सिल्वर हो गया, ये भी एक मटेरियल है। मिल्क हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मटेरियल है। शुगर हो गया, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, मटेरियल है, तो इनको मटेरियल नाउन बोलेंगे। तो इस तरीके से जो प्रॉपर नाम होगा वो प्रॉपर नाउन, और उनके लिए कॉमन नाम होगा वो कॉमन नाउन। ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल को इकट्ठा करके उसको जो कलेक्टिव नाम दिया जाएगा उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो दिखते नहीं है, मतलब इनविजिबल रहते हैं, अदृश्य रहते हैं, जैसे ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल देंगे। और मटीरियल नाउन वो होता है जो मटीरियल होते हैं। ठीक है, तो उनको मटीरियल नाउन बोल देते हैं। अब ये देखते हैं कि ये नाउन का फंक्शन क्या रहता है। नाउन का फंक्शन क्या रहता है एक सेंटेंस के अंदर। अब देखिए नाउन का फंक्शन क्या होता है। नाउन जो है सेंटेंस के अंदर या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा या फिर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, और या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन क्या करता है, नाउन जो है वर्ब का एक तो सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का इसका काम है। ठीक है, दूसरा प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन क्या है, एक तो वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट, दूसरा प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है ना। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ठीक है, सब्जेक्ट। अब इन दोनों के अलावा मेन तो यही काम होता है नाउन का। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है नाउन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है नाउन। ठीक है, उसको हम किसी दूसरी क्लास के अंदर डिटेल में देखेंगे। मेनली इसका काम क्या होता है, वर्ब का और सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे मैंने लिखा राम किल्ड अ स्नेक। अब दूसरा देखो, राम इज ऑन द चेयर। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए राम किल्ड अ स्नेक। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं नाउन कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तो ये राम है, व्यक्ति का नाम है, दूसरा ये किसी जानवर का नाम है। तो ये दो नाम है और ये दोनों नाउन है। ठीक है, अब इसमें ये वर्ब, अब इस वर्ब का सब्जेक्ट है राम और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है स्नेक, जो कि दोनों नाउन है। ठीक है, अब जो दोनों नाउन है, ठीक है, और ये नाउन है सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये नाउन है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस वर्ब के राम नाउन है और ये स्नेक नाउन है। ठीक है,
तो ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब आते हैं नीचे, अब इधर देखो प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के जो तुरंत बाद आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ये प्रीपोजिशन के हम बाद में हमेशा क्या लगेगा, नाउन या फिर प्रोनाउन लगेगा जो कि इसके ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है हमेशा अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, और इधर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर है। चेयर जो कि एक वस्तु का नाम है, ठीक है, जो कि नाउन है, और नाउन यहाँ पे इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये जो नाउन है ये इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो नाउन है वो एक सेंटेंस के अंदर या तो वो वर्ब के सब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर वो उस वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर वो एक नाउन के या फिर वो एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन बनता है, लेकिन वो डिटेल के अंदर हम किसी और क्लास के अंदर समझेंगे। अब इस तरीके से हमने नाउन को समझा है और उसके फंक्शन को समझा है, ठीक है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है उसको करते हैं। अब नाउन को करने के बाद में प्रोनाउन को देखते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है प्रो प्लस नाउन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन, ठीक है। प्रो का मतलब होता है के लिए, प्रो का मतलब होता है के लिए, और नाउन का मतलब होता है नाउन, ठीक है। नाउन तो नाउन होता ही है। अब इसमें प्रोनाउन का मतलब हो गया कि नाउन के लिए जो शब्द यूज होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब इस प्रोनाउन को समझने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, फिर उसको हम समझेंगे। जैसे मैंने लिखा, कमल इज अ, अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, कमल इज अ गुड बॉय, कमल इज माई स्टूडेंट, आई टीच कमल। अब देखो कमल के बार बार रिपीट होने से इस सेंटेंस की जो सुंदरता है वो घट गई है, ठीक। तो इस चीज को हटाने के लिए, इस कमल के रिपीटिशन को हटाने के लिए, इस कमल जो नाउन है इस नाउन के रिपीटिशन को हटाने के लिए, बार बार ना आए इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। इस नाउन के लिए यानी जो कमल है, ठीक है, उसके लिए हमें कोई दूसरा शब्द यूज करना पड़ेगा जिसको हम प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है, ताकि ये जो कमल है इसको बार बार रिपीट ना करना पड़े। अब इस सेंटेंस के अंदर जो कमल है, ठीक है, ये नाउन है, ठीक है, इधर भी ये कमल वापस आ गया और इधर भी कमल आ गया। अब यहाँ पे जो कमल लिखा है और उस कमल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी जगह पे प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो इस कमल की जगह में हम क्या करेंगे, ही लिख देंगे, ठीक है। ही इज माई स्टूडेंट, आई टीच कमल। अब इस कमल की जगह हम हिम लगाएंगे, ठीक है। तो इस कमल की जगह ही लगाया और इस कमल की जगह हिम लगाया। अब पढ़ के देखते हैं, कमल इज अ गुड बॉय, ही इज माई स्टूडेंट, आई टीच हिम, ठीक है। तो यहाँ पे इस कमल की जगह ही लगा दिया और इस कमल की जगह हमने हिम लगा दिया। अब आप बोलोगे कि ये जो कमल है यहाँ पे इसकी जगह तो ही लगा दिया और ये कमल है इसकी जगह हिम लगा दिया, तो ये कहानी समझ में नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कमल जो है ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे जो कमल है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। अब जब प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम सब्जेक्ट की जगह अगर यूज करेंगे तो उसको सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट की जगह हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ठीक। अब इस चीज को समझने के लिए एक सेंटेंस देखो, जैसे मैंने लिखा, राम लाइक्स सीता। अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, जैसे सीता लाइक्स राम, ठीक है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, इधर ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस हो रहा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इन नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करना होगा। तो जैसे मैंने बोला कि अगर सब्जेक्ट की जगह यूज करेंगे तो ही यूज करेंगे, तो राम सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है तो ही होगा, ही लाइक्स। अब सीता जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुई है तो हम शी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम हर लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हर लिखेंगे। और इधर देखो यहाँ पे सीता जो सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पे शी लिखेंगे, लाइक्स राम, ठीक है। ये लाइक्स लिख के इस वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा उसकी जगह अगर प्रोनाउन यूज करेंगे किसी व्यक्ति के लिए तो हम हिम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम सब्जेक्टिव और इसको ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है।
अब इस तरीके से क्या है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत सारे नाउन होते हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, आई, वी, दे, ठीक है, ये सारे सारे प्रोनाउन है। अब इसको ज्यादा समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस वाले कौन से होते हैं, पॉजेसिव केस वाले कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक केस वाले कौन से होते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब इन प्रोनाउन को मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब इसमें देखो ये सारे के सारे प्रोनाउन है, ठीक है, सेंटेंस के अंदर और ये आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोनाउन है, ये किसी न किसी नाउन की जगह पे यूज हुए। अगर नाउन सब्जेक्ट के अंदर है, अगर नाउन सब्जेक्ट में है तो उसको रिप्लेस करके ये वाला, ठीक है। अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट हटा के इन प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। और ये है पजेसिव केस के प्रोनाउन, ठीक है, इससे हमें स्वामित्व का पता चलता है, ठीक है। योर्स मतलब तुम्हारा, माइन का मतलब मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पजेसिव केस के प्रोनाउन है। अब इससे है रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिव केस, आपने सेंटेंसेस के अंदर इनका यूज होते हुए देखा होगा, तो इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। हिमसेल्फ मतलब वो खुद, हरसेल्फ मतलब वह खुद, इटसेल्फ वह खुद, योरसेल्फ तुम खुद। अब इनको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। पजेसिव, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक केस को हम डिटेल के अंदर किसी दूसरी क्लास के अंदर समझेंगे। फिलहाल ये मान के चलो कि ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं जो कि किसी नाउन के जगह पे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है एडजेक्टिव, उसको करते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव जो है ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, विशेषण, जैसे कि हिंदी में इसको विशेषण बोलते हैं। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वैसे ही जो एडजेक्टिव है ये नाउन और प्रोनाउन की के बारे में ज्यादा बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है और उनकी विशेषता बताता है, उनकी क्वालिटी बताता है। अब इनमें कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने, इनको समझते हैं। अब इन सेंटेंसेस के अंदर हम ये देखेंगे कि नाउन और प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे यूज हुए हैं और उन नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव कौन से यूज हुए हैं। अब इस पहले एग्जांपल के अंदर देखिए, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, इज जो है वर्ब है, ठीक है, ही है, ये है प्रोनाउन, ये क्या है, प्रोनाउन है। और ये ऑनेस्ट कौन है, ये ही है, वह ईमानदार है, तो ये ईमानदार कौन है, ही है, मतलब प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। अगर ये प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखो, दे आर ब्रेव, दे प्रोनाउन है, ये किसी व्यक्तियों के लिए यूज हुआ है। और ये ब्रेव कौन है, ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेव कौन है, दे ही है, ठीक है। तो ये जो ब्रेव है कौन है, दे है, तो दे की विशेषता कौन बता रहा है, ब्रेव, ये शब्द बता रहा है। दे की विशेषता कौन बता रहा है, ब्रेव बता रहा है। ये प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रोनाउन है उसकी विशेषता ये शब्द बता रहा है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो, शी इज इंटेलिजेंट, यहाँ पे फिर प्रोनाउन आया और ये क्या है, ये इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट किसकी विशेषता है, ये शी की विशेषता है। शी जो है वो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाले शब्द है वो कौन से होंगे, वो एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे जो कि शी की विशेषता बता रहे हैं। अब आते हैं इस पे, शी पास्ड अ डिफिकल्ट एग्जाम, यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब हो गई, और ये क्या है, एग्जाम, तो ये नाउन हो गया। अगर ये एग्जाम कैसा था, अब ये एग्जाम कैसा था, डिफिकल्ट, तो ये एग्जाम की विशेषता कौन बता रहा है, डिफिकल्ट। अगर ये डिफिकल्ट क्या है, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम जो कि एक नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, सीता वेंट टू अ बिग मार्केट, ठीक है, यहाँ पे नाउन है, सीता है नाउन, यहाँ वेंट टू बिग मार्केट, यह मार्केट किसी जगह का नाम है, तो ये नाउन हो गया। ब्लैक पर्स, पर्स किसी थिंग का नाम है, तो ये नाउन हो गया। और इधर फिर मार्केट है जो कि जगह का नाम है, ये नाउन हो गया। अब इनसे पहले देखो बिग लगा हुआ है, मार्केट से पहले बिग लगा हुआ है, बिग मार्केट मतलब बड़े बाजार, ये बाजार कैसा है, बड़ा है, मतलब बाजार की विशेषता बता रहा है बिग। नाउन की जो विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव बोल देते हैं, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, मार्केट की विशेषता बता रही है, इसलिए हम इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। एडजेक्टिव कौन हो गया, बिग। अब इधर देखो, पर्स एक चीज है, पर्स कैसा है, ब्लैक, तो ब्लैक किसकी विशेषता बता रहा है, पर्स का, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इधर मार्केट है, मार्केट कैसा है, सुपर मार्केट है, तो सुपर किसकी विशेषता बता रहा है, मार्केट की, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। अब इसका सार देखो कि जो नाउन और प्रोनाउन है उसकी विशेषता बताने के लिए जो शब्द यूज होते हैं उनको हम एडजेक्टिव बोल देते हैं।
अब एक चीज ये भी ध्यान रखना कि एडजेक्टिव के अंदर जो है डिटर्मिनर्स हैं वो भी एडजेक्टिव के अंदर ही आ जाते हैं, डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? जो कि नाउन को और डिटरमाइन करते हैं, उनकी मात्रा को, उनकी संख्या को जो डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं, उनको डिटर्मिनर्स कहते हैं, उनको हम एडजेक्टिव बोल देते हैं। दूसरा एक आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं ना, कौन से? ए, एन और द, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, वो भी हम एडजेक्टिव बोल देते हैं उनको। तो इनकी स्टडी भी हम एडजेक्टिव के अंदर ही करते हैं। ठीक है, तो इनको हम डिटेल के अंदर किसी और क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की बारे में ज्यादा बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी एडजेक्टिव की बात। इसके बाद में करते हैं हम वर्ब की बात। अब ये जो वर्ब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। अब इंग्लिश के अंदर जो वर्ब है वो एक एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो शब्द है उसको हम क्रिया कह देते हैं, और एक स्टेट बताता है। ठीक है, स्टेट का मतलब होता है कि किसी की स्थिति या फिर अवस्था बताता है, उस शब्द को हम वर्ब कह देते हैं। ठीक है, एक तो जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के अंदर, एक्शन वर्ड्स, और दूसरा स्टेट बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको हम वर्ब बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इन सेंटेंसेस के अंदर देखो, ही ईट्स फूड, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, खाना खाने का एक्शन हो रहा है, और उस एक्शन को शो कौन कर रहा है? ये वर्ब। ठीक है, तो इसको वर्ब बोलेंगे। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, ये इज सिंगिंग है, ये भी एक्शन के होने को बता रहा है कि वो गाना गा रही है, ये एक्शन के होने को बता रही है कि वह गाना गा रही है, तो ये वर्ब हो गई। वैसे ही उन्होंने गेम खेला, ठीक है, तो ये वर्ब हो गई। ये रोट, ठीक है, तो ये वर्ब हो गई। ठीक है, वर्ब की एक दूसरी पहचान ये है कि इसकी 3 फॉर्म होती है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है, और चौथी फॉर्म आईएनजी वाली होती है जो कि कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाती है। अब ये जो है ये एक्शन को दिखाती है, इसलिए इनको एक्शन वर्ड बोला जाता है। ये सारी की सारी क्या है? वर्ब्स हैं। अब इधर देखो, ये स्टेट बताती है, सैड और मोहन। मोहन कैसा है? सैड है, तो ये इसकी अवस्था बता रही है कि मोहन सैड है, तो ये इज है, ये वर्ब है। ठीक है, दूसरा सीम्स, राम सीम्स हैप्पी, राम खुश दिख रहा है, लग रहा है। ठीक है, तो ये भी एक अवस्था बता रही है, इसमें एक्शन नहीं हो रहा है। मोहन सैड है, ये उसकी अवस्था है, ये इसकी स्थिति है, एक्शन नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति को बताने के लिए हम स्टेट को बताने के लिए इस वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, और इधर सीम्स है, ये भी एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेट बता रही है किसकी? राम की, हैप्पी है वो। ठीक है, सीता स्टूडेंट थी। ठीक है, तो ये थी उस स्थिति को बता रही है कि ये स्टूडेंट थी। ये फील्स पेन, ही फील्स पेन, अभी उसको दर्द हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये स्थिति है उसकी कि उसको दर्द महसूस हो रहा है। अब इधर देखो, शी लुक्स अनहैप्पी, लुक्स का मतलब होता है कि दिख रही है, अनहैप्पी। ठीक है, एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट बताई जा रही है। तो इस तरीके से जो शब्द यहाँ पे स्टेट बता रहे हैं वो वर्ब होती है, दूसरी जो एक्शन बताते हैं वो वर्ब होती है। वर्ब के पहचानने का ये तरीका है कि उसकी फॉर्म्स होती है। ठीक है, एक तो प्रेजेंट फॉर्म होती है, एक पास्ट फॉर्म होती है, एक परफेक्ट फॉर्म होती है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती है। चौथी फॉर्म वो होती है जो कंटिन्यूएशन एक्शन को दिखाती है। तो इस तरीके से हम वर्ब को आसानी से एक सेंटेंस के अंदर पहचान सकते हैं। वो एक्शन वर्ड होते हैं जो कि एक्शन का होना बताते हैं। दूसरा वो स्टेट वर्ड होते हैं जो कि एक स्टेट बताते हैं, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की स्थिति बताते हैं, उसकी अवस्था बताते हैं, उनको स्टेटिव वर्ब भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से ये वर्ब होगी। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है एडवर्ब, उसको देखते हैं। अब देखो एडवर्ब, एडवर्ब जो है जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एड प्लस वर्ब। ठीक है, एडवर्ब। ठीक है, जो वर्ब के अंदर कुछ और जोड़े उसको एडवर्ब कहते हैं, मतलब वर्ब की जो विशेषता बताए उसको एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अब जो एडवर्ब है ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव के बारे में भी ज्यादा बताती है, और सेंटेंस के अंदर कोई दूसरा एडवर्ब है उसके बारे में भी बताती है, मतलब उनकी इंटेंसिटी बताती है, उसकी डिग्री बताती है। ठीक है, कैसे? वो एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब है वो वर्ब के बारे में तो बताती है, इसके अलावा एडजेक्टिव और सेंटेंस के अंदर दूसरा, इसके अलावा दूसरा एडवर्ब आता है, उसके बारे में भी ये कुछ बताता है, मतलब उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो प्रबलता है, उसकी जो डिग्री है वो बताती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसमें देखो, ही स्पीक्स स्लोली, स्पीक्स क्या है? ये है वर्ब। ठीक है, वर्ब, और ये है प्रोनाउन, ये है प्रोनाउन। अब ये स्लोली क्या है? स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे क्या? ही या फिर स्पीक्स, वो बोलता धीरे है या वो खुद धीरे है? वो बोलता धीरे है, मतलब वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये जो स्लोली है ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब है जो वर्ब को कुछ ऐड करता है, मतलब उसकी विशेषता बताता है, तो वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? वो एडवर्ब हो जाता है। तो इसका मतलब ये स्लोली जो है वो एडवर्ब है। नेक्स्ट देखो,
ही स्पीक्स वेरी स्लोली, ठीक है, ही स्पीक्स वेरी स्लोली, ही तो प्रोनाउन है ही, स्पीक्स वर्ब है, अब स्लोली क्या है, स्लोली बोलता स्लोली है, ही स्लोली है, जैसे कि इसमें था, है ना, तो वो बोलता स्लोली है, तो ये जो स्लोली है ये किसकी विशेषता बता रहा है, स्पीक्स की, मतलब वर्ब की, यानी कि जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है, तो ये है एडवर्ब। अब ये वेरी क्या है, ये वेरी है, ये वेरी स्पीक्स है या फिर वेरी ही है या फिर वेरी स्लोली है, ठीक है, ये जो वेरी है ये स्लोली की इंटेंसिटी बता रहा है कि मतलब कितना स्लोली, बहुत ज्यादा स्लोली, मतलब बहुत ज्यादा धीरे, तो ये जो वेरी है ये स्लोली की विशेषता बता रहा है, मतलब इसके बारे में कुछ ज्यादा बता रहा है, तो ये एडवर्ब है, स्लोली क्या है, एडवर्ब है, और जो एडवर्ब की विशेषता बताए वो भी एडवर्ब होती है, ठीक है, तो यहाँ पे स्लोली कितना, वेरी स्लोली, ठीक है, तो ये जो स्लोली की विशेषता बता रहा है वेरी, ये भी एडवर्ब है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, जो शब्द यहाँ पे वर्ब की विशेषता बता रहा है वो एडवर्ब हो गया, वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब, और इधर स्पीक्स की विशेषता स्लोली बता रहा है, मतलब स्पीक्स कैसे, स्लोली, ये इसकी डिग्री बता रहा है कि कितना, ठीक है, और इसकी डिग्री, स्लोली की डिग्री कौन बता रहा है, वेरी बता रहा है कि कितना स्लोली, बहुत ज्यादा स्लोली, कैसे बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, ये उसका मैनर बता रहा है, मतलब तरीका बता रहा है धीरे धीरे बोलने का। अब ये जो एडवर्ब हो गया, अब इस स्लोली को भी देखो, ये वेरी बता रहे हैं कि कितना स्लोली, बहुत स्लोली, तो मतलब स्लोली का ही जो विशेषता बताए वो भी एडवर्ब होती है, तो ये वेरी भी एडवर्ब होगी। तो नेक्स्ट देखो, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, शी प्रोनाउन हो गया, गर्ल है ये नाउन हो गया, इंटेलिजेंट गर्ल है, मतलब इंटेलिजेंट है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, गर्ल की, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की जो विशेषता होता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब ये वेरी क्या है, वेरी गर्ल है या वेरी शी है या फिर वेरी इंटेलिजेंट है, ये है वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, मतलब एडजेक्टिव के बारे में ज्यादा बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव के बारे में जो ज्यादा बताए वो भी एडवर्ब होती है, ठीक है, तो ये एडवर्ब होगी। यहाँ पे वेरी किसकी विशेषता बता रही है, एडजेक्टिव की। अब देखो नेक्स्ट, शी प्रोनाउन है, ठीक है, गॉन वर्ब है, अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स का मतलब होता है ऊपर, ऊपर, ऊपर का मतलब होता है ऊपर की जगह, ठीक है, तो ये जो एडवर्ब है ये प्लेस भी बताता है, प्लेस का मतलब जगह, जो शब्द हमें जगह का रेफरेंस दे उसको भी हम क्या करते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, जैसे टाइम का रेफरेंस दे वो भी एडवर्ब होती है, जैसे मैंने लिखा कि शी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, तो ये जो यस्टरडे है ये टाइम बता रहा है किसका, किस एक्शन के होने का टाइम बता रहा है, प्लेस और टाइम बताए, ठीक है, वो जगह सूचक शब्द और टाइम सूचक जो शब्द सेंटेंस के अंदर आ जाए उनको भी हम एडवर्ब भी कहते हैं। जगह के रेफरेंस देने वाले शब्द को भी हम एडवर्ब बोल देंगे और टाइम के रेफरेंस देने वाले शब्द को भी एडवर्ब बोल देंगे। यहाँ अपस्टेयर्स जगह का रेफरेंस दे रहा है और जो यस्टरडे है ये टाइम का रेफरेंस दे रहा है, इसका मतलब ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। अब आगे देखें कि ही ऑलवेज कम्स लेट। अब इसमें ऑलवेज जो है ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, ही नेवर कम्स लेट, ठीक है, ही ऑफन कम्स लेट, तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोले जाते हैं उनको, ठीक है, कि ये फ्रीक्वेंसी को बताते हैं कि ये काम किस बारंबारता से हो रहा है, ये बताती है कि काम कितनी बार हो रहा है, किस बारंबारता से हो रहा है, ठीक है, ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब इसमें देखो शी सिंग्स वेरी स्वीटली, शी सिंग्स, सिंग्स क्या है, वर्ब है, ठीक है, अब वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, स्वीटली, कैसे गाती है वो, स्वीटली मतलब मीठा गाती है, जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब होगी, ठीक है। अब स्वीटली, कितना स्वीटली, वेरी स्वीटली, ये भी, अब ये जो शब्द है ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, मतलब जो एडवर्ब की विशेषता बताए वो भी एडवर्ब भी होता है, मतलब ये इसकी डिग्री बता रहा है, इसकी इंटेंसिटी बता रहा है कि कितनी स्वीटली गा रही है, कि बहुत स्वीटली गा रही है, तो ये जो डिग्री बताने वाले जो शब्द हैं वो भी एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की डिग्री बताए, इंटेंसिटी बताए और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताए। इनके अलावा जो जगह सूचक शब्द होते हैं, टाइम सूचक जो शब्द होते हैं, फ्रीक्वेंसी जो सूचक शब्द होते हैं, उनको भी हम एडवर्ब बोल देते हैं, ठीक है, तो ये तो भी एडवर्ब। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, उसको देखते हैं।
अब देखिए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो प्री और पोजिशन। देखिए प्री एंड पोजिशन, ठीक है। प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशन का मतलब होता है स्थिति, ठीक है। अब ये जो प्रीपोजिशन होता है उसका काम होता है संबंध बताना, ठीक है, संबंध बताना, रिलेशन, एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे शब्दों के साथ क्या है वो ये प्रीपोजिशन बताता है, ठीक है। प्री मतलब पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर बाकी शब्दों के साथ इसका क्या संबंध है वो हमें प्रीपोजिशन ही बताता है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने लिखा द कैट टेबल। अब देखिए इस एग्जांपल के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर देखो, ये एक तो टेबल दिया हुआ है और एक कैट दी हुई है, मतलब एक ये नाउन है टेबल और कैट है। कैट बैठी है, टेबल के कहाँ, वो चीज हमें प्रीपोजिशन से पता चलेगा। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडर, तो इसका मतलब है जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी है। अगर मैं लिख देता हूँ ऑन, इसका मतलब है जो कैट है वो टेबल के ऊपर बैठी है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ नियर, इसका मतलब है जो कैट है वो टेबल के पास में बैठी है। अगर मैं लिख देता हूँ बिसाइड, ठीक है, तो इसका मतलब है टेबल के बाजू में बैठी है। अगर मैं लिख देता हूँ बिहाइंड, तो इसका मतलब है टेबल के पीछे बैठी है। तो ये जो है ये सारी की सारी प्रीपोजिशन है जो कि एक नाउन को दूसरे नाउन से या फिर सेंटेंस के अंदर दूसरे शब्दों के साथ संबंध बता रहा है, ठीक है, पोजीशन बता रहा है, संबंध बता रहा है, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया एक सेंटेंस। एक सेंटेंस और समझते हैं। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा कि जैसे अ बॉय इज वॉकिंग द पार्क। अ बॉय इज वॉकिंग द पार्क, ठीक है, जैसे ये पार्क है, यहाँ पे ये पार्क है। अगर ये बच्चा, अगर ये लड़का ये पार्क की तरफ जा रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा टुवर्ड्स। तो ये स्थिति क्या है, इस लड़के की स्थिति ये है कि ये पार्क की तरफ जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द पार्क। अगर ये इस पार्क को क्रॉस करता हुआ जा रहा है तो मैं बोलूंगा कि अ बॉय इज वॉकिंग अक्रॉस द पार्क, मतलब वो पार करता हुआ जा रहा है। अगर ये लड़का पार्क के अंदर ही घूम रहा है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा द बॉय इज वॉकिंग इन द पार्क, ठीक है। अगर ये पास पास में घूम रहा है तो नियर द पार्क, ठीक है। अगर ये चारों तरफ घूम रहा है तो अराउंड द पार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन शब्दों से, हमें इन प्रीपोजिशन से हमें पता चल रहा है कि बॉय की और पार्क की आपस में क्या स्थिति है। अब इन एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन वो होता है, ये जो सारे सारे प्रीपोजिशन है जो कि इस पार्क का और इस बॉय का संबंध बता रहे हैं, ठीक है, तो इनको प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब ये तो हो गई छोटी सी जानकारी इंट्रोडक्शन प्रीपोजिशन का, ठीक है। अब ये प्रीपोजिशन बहुत सारे टाइप के होते हैं, इनको हम डिटेल में किसी दूसरी क्लास के अंदर समझेंगे। तो फिलहाल ये इंट्रोडक्शन था प्रीपोजिशन का। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन, उनको देखते हैं। अब कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों को जोड़ना, दो फ्रेजेस को जोड़ना या फिर क्लोजेस को जोड़ना, ठीक है। इनको जो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मेल कराते हैं, जोड़ कराते हैं। जैसे एंड हो गया, जैसे बट हो गया, इफ हो गया, सो हो गया, ठीक है, दैट हो गया, हु हो गया। तो इस टाइप के जो शब्द होते हैं ना, जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं, क्लोजेस को जोड़ते हैं, उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। अब कंजंक्शन को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, फिर देखते हैं कि वो कंजंक्शन कौन कौन से वर्ड्स होते हैं और कैसे शब्दों को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर उनको समझते हैं। चलिए इन सेंटेंसेस के अंदर देखते हैं कि कंजंक्शन कैसे दो शब्दों को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें राम एंड मोहन, तो ये राम और मोहन को एंड जोड़ रहा है, इसका मतलब ये कंजंक्शन है। राम एंड मोहन, ये कंजंक्शन लगा है राम और मोहन को जोड़ने के लिए, ठीक है। अब ये कंजंक्शन लग के राम और मोहन को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, दो सब्जेक्ट को जोड़ के एक कंपाउंड सब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सीता लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग्स एंड राइटिंग स्टोरीज। अब सिंगिंग सॉन्ग्स को और राइटिंग स्टोरीज को कौन जोड़ रहा है? ये एंड जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। सिंगिंग सॉन्ग्स एंड राइटिंग स्टोरीज। अब नेक्स्ट देखो, आई वेंट टू मीट हिम बट ही वॉज नॉट देयर, ठीक है। एक तो ये क्लोज हो गया और एक ये क्लोज हो गया, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? बट, ठीक है। तो ये कंजंक्शन हो गया,
एक ये क्लोज हो गया और ये क्लोज हो गया, इन दोनों को जोड़ रहा है बट से मिलकर ये पूरा सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो ये कंजंक्शन है। अब नेक्स्ट देखो, आई रीच्ड लेट आई मिस द बस। मैं लेट पहुंचा इसलिए बस मिस कर गया। ठीक है, तो ये जो सो है, अतः सो का मतलब होता है इसलिए, मैं लेट पहुंचा इसलिए बस मिस हो गई। तो ये जो इसलिए है, ये जो सो है, ये भी कंजंक्शन का काम कर रहा है। बट यहाँ परंतु है, ये भी कंजंक्शन का काम कर रहा है। एंड मतलब और कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब देखो इधर, आई विल हेल्प और दूसरा यू कम हियर। ठीक है, तो ये दो जो क्लोजेस है, इसको कौन जोड़ रहा है? ये इफ जोड़ रहा है। तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक तो ये क्लोज को और एक इस क्लोज को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो जोड़ने का काम करे, मेल करे, उसको हम कंजंक्शन बोलेंगे। तो इस शब्द को क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। इफ आई शैल वेट यू रिटर्न, मैं वेट करूंगा जब तक तुम आ न जाओ। तो जो टिल है, ये भी कंजंक्शन है, जो कि इन दो सेंटेंसेस को, दो क्लोजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। और ऐसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर। ऑल्दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, हालांकि वो गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार है। तो ये जो ऑल्दो है, ये भी दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये कंजंक्शन हो गया। रन फास्ट यू विल मिस द बस, तेज दौड़ो नहीं तो तुम बस मिस कर दोगे। तो और जो है यहाँ पे ये कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये या तो दो शब्दों को जोड़ रहा है या फिर दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है, यहाँ पे दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। तो ये जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं, मेल कराने वाले शब्द होते हैं, इनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जो एंड हो गया, बट हो गया, सो, इफ, टिल, ऑल्दो और इस टाइप के जो शब्द आकर दो शब्दों को, दो फ्रेजेस को और दो क्लोजेस को जोड़ते हैं, उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंजंक्शन। इनको हम डिटेल के अंदर किसी और क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो कंजंक्शन होते हैं। अब कंजंक्शन को करने के बाद हम इंटरजेक्शन और देखते हैं कि वो क्या होते हैं। अब देखिए, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इनको हम विस्मयादिबोधक शब्द बोलते हैं। ठीक है, हालांकि इसका ग्रामर के अंदर इनका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये जो है, ये सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग होते हैं। मतलब अचानक से निकलने वाले शब्द, बिना सोचे समझे अचानक से जो निकल जाते हैं फीलिंग्स के अंदर, हमारी भावनाओं में हम बह के जो शब्द एकदम से बोल देते हैं, उनको हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। जैसे हुर्रे हो गया, अल्लास, वाओ, ओ, इस टाइप के जो शब्द हैं वो यकायक अपने मुंह से निकल जाते हैं, जो कि सडन एक्सप्रेशन होते हैं अपनी फीलिंग्स के। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, इंटरजेक्शन का इनका ग्रामर के अंदर कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये सडन एक्सप्रेशन होते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब ये इनकी पहचान ये है कि इनके बाद में जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आते हैं। ठीक है, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है, वो इनकी पहचान होती है कि इंटरजेक्शन वाले शब्द हैं। ठीक है, वर्ड्स हैं। जैसे अल्लास, वी हैव लॉस्ट द मैच। ठीक है, ब्रेवो, यू गॉट फर्स्ट प्राइज, वाओ, ब्यूटीफुल मूवी। ठीक है, तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं। वैसे तो इनका कोई यूज नहीं होता है, लेकिन जब हम नरेशन करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, तब इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी और किसी में इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इनके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है और ये सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग होते हैं, तो इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिवाइज कर लिया है, एक एक करके एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश की कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या रहता है, उनको कैसे हम सेंटेंस के अंदर पहचानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस टाइप की क्लासेस जो है आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।